आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत एस्टॉपल के सिद्धांत पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये सिद्धांत साक्ष्य विधि का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मूलभूत हिस्सा है। एस्टॉपल का सिद्धांत न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने पूर्व के कथनों या कार्यों से मुकर न सके, यदि उन पर विश्वास करके किसी अन्य व्यक्ति ने अपनी स्थिति बदल ली हो। बीएसए 2023 में एस्टॉपल के प्रावधानों को धारा 121, 122 और 123 में संहिताबद्ध किया गया है। ये धाराएं पूर्ववर्ती इंडियन एविडेंस एक्ट की धाराओं 115, 116 और 117 के अनुरूप हैं। हम देखेंगे कि किस प्रकार नए अधिनियम में भी इस सिद्धांत की मूल भावना को बनाए रखा गया है। ये सिद्धांत हमें ये समझने में मदद करता है कि न्यायालय में कौन से तथ्य सिद्ध किए जा सकते हैं और कौन से नहीं। हम इस सिद्धांत के विभिन्न पहलुओं और इसके व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर विस्तार से विचार करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि एस्टॉपल वास्तव में क्या है। एस्टॉपल क्या है, इसे समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये केवल एक कानूनी नियम नहीं बल्कि न्याय का एक सिद्धांत है। एस्टॉपल साक्ष्य विधि का वो नियम है जो किसी व्यक्ति को किसी ऐसे तथ्य को नकारने से रोकता है जिसे उसने पहले अपने शब्दों, आचरण या चूक द्वारा सत्य के रूप में स्वीकार किया था। ये तब लागू होता है जब दूसरे पक्ष ने उस स्वीकृति पर भरोसा करके कोई कार्य किया हो और उसे नुकसान उठाना पड़ा हो। इसका मूल लैटिन सूत्र है एलिगेंस कॉन्ट्रेरिया नोन एस्ट ऑडिएंडिस, जिसका अर्थ है कि जो व्यक्ति विरोधाभासी बातें कहता है उसे सुना नहीं जाएगा। ये सिद्धांत धोखाधड़ी और अन्याय को रोकने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि एक व्यक्ति अपने द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व के प्रति जवाबदेह हो। ये सिद्धांत किसी व्यक्ति को एक ही मामले में दोहरी भूमिका निभाने की अनुमति नहीं देता। अब हम देखेंगे कि इस सिद्धांत को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहाँ और कैसे स्थापित किया गया है। हमने एस्टॉपल के मूल सिद्धांत को समझा। अब हम देखते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में इसका वैधानिक ढांचा क्या है। बीएसए 2023 में एस्टॉपल को चैप्टर 8 के अंतर्गत रखा गया है। इस अध्याय में 3 मुख्य धाराएं हैं, धारा 121, 122 और 123। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये धाराएं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की क्रमशः धारा 115, 116 और 117 के हूबहू समान हैं। इसका सीधा अर्थ ये है कि कानून का सार यानी एस्टॉपल का मूल सिद्धांत अपरिवर्तित रहा है। बीएसए ने केवल कानूनी प्रावधानों को पुनर्व्यवस्थित और पुनर्संख्यांकित किया है। इसलिए आईए के तहत एस्टॉपल पर जो भी न्यायिक दृष्टांत थे वे आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक हैं। ये निरंतरता कानूनी बिरादरी के लिए एक बड़ी राहत है। अब हम इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण धारा यानी एस्टॉपल के सामान्य नियम धारा 121 पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बीएसए में एस्टॉपल का सामान्य नियम धारा 121 में दिया गया है, जिसे एस्टॉपल बाय रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व द्वारा विबंध कहते हैं। ये धारा स्पष्ट करती है कि जब कोई व्यक्ति अपने कथन, कार्य या चूक से जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति को किसी बात को सत्य मानने के लिए प्रेरित करता है और वो व्यक्ति उस विश्वास पर कार्य करता है, तो पहला व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि बाद में उस बात की सत्यता को नकार नहीं सकता। इस धारा के 6 आवश्यक तत्व हैं जिन्हें सिद्ध करना अनिवार्य है। पहला, एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए जो तथ्य का हो, विधि का नहीं। दूसरा, ये प्रतिनिधित्व जानबूझकर किया गया हो या करने की अनुमति दी गई हो। तीसरा, दूसरे पक्ष ने उस प्रतिनिधित्व पर विश्वास किया हो। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण, उस विश्वास के आधार पर उसने कोई कार्य किया हो जिससे उसे नुकसान हुआ हो। ये धारा किसी भी व्यक्ति को अपनी ही गलती का फायदा उठाने से रोकती है। ये एस्टॉपल का सबसे व्यापक रूप है। अब हम एक उदाहरण से समझेंगे कि धारा 121 का व्यावहारिक अनुप्रयोग कैसे होता है। धारा 121 के सिद्धांत को समझने के लिए ये दृष्टांत बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए ए जानबूझकर बी को ये विश्वास दिलाता है कि एक निश्चित भूमि ए की है और बी उस विश्वास पर भरोसा करके वो भूमि खरीद लेता है। बाद में वो भूमि वास्तव में ए की संपत्ति बन जाती है। इस स्थिति में ए बाद में ये कहकर बिक्री को रद्द नहीं करवा सकता कि बिक्री के समय उसके पास उस भूमि का स्वामित्व नहीं था। ए अपने पूर्व के प्रतिनिधित्व को नकारने से विबंधित है। यहाँ सिद्धांत ये है कि यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, भले ही उस समय उसके पास स्वामित्व न हो और बाद में वो स्वामित्व प्राप्त कर लेता है, तो एस्टॉपल उसे उस स्वामित्व को अपने पक्ष में उपयोग करने से रोकता है।
इसे फीडिंग द एस्टॉपल का सिद्धांत कहते हैं। ये दिखाता है कि एस्टॉपल का प्रभाव केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में भी लागू होता है। ये उदाहरण स्पष्ट करता है कि न्यायालय न्याय सुनिश्चित करने के लिए कैसे एस्टॉपल का उपयोग करता है। अब हम एस्टॉपल के दो विशिष्ट रूपों यानी किराएदार और अनुज्ञप्तिधारी के विबंध को देखेंगे, जो धारा 122 में दिए गए हैं। धारा 122(1) एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यवहारिक नियम प्रस्तुत करती है, जो किराएदार और अनुज्ञप्तिधारी के विबंधन यानी एस्टॉपल से संबंधित है। ये धारा विबंधन के सामान्य सिद्धांत को विशिष्ट संबंधों पर लागू करती है, ताकि कानूनी संबंधों में स्थिरता और विश्वास बना रहे। पिछले उदाहरण में हमने देखा कि सामान्य विबंधन कैसे काम करता है, और अब हम देखते हैं कि ये विशिष्ट संबंधों में कैसे लागू होता है। सबसे पहली बात, एक किराएदार यानी टेनेंट कभी भी अपने मकान मालिक के स्वामित्व यानी टाइटल को चुनौती नहीं दे सकता है। ये विबंधन किराएदारी की शुरुआत से लेकर उसके जारी रहने तक और उसके बाद भी लागू रहता है। इसका सीधा अर्थ है कि यदि आपने किसी की संपत्ति किराए पर ली है, तो आप ये नहीं कह सकते कि उस व्यक्ति का उस संपत्ति पर अधिकार नहीं था। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु अनुज्ञप्तिधारी पर लागू होता है। जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे वाली अचल संपत्ति पर उसकी अनुज्ञप्ति से आता है, वो ये नहीं कह सकता कि अनुज्ञप्ति देने वाले व्यक्ति के पास उस कब्जे का अधिकार नहीं था। ये नियम इन संबंधों में विश्वास और सद्भाव बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ये विबंधन का एक विशिष्ट अनुप्रयोग है, जो संविदात्मक संबंधों की पवित्रता को बनाए रखता है। अब हम अगले विशिष्ट विबंधन की ओर बढ़ते हैं, जो वित्तीय और निक्षेप संबंधों से संबंधित है। धारा 123 विबंधन के सिद्धांत को और आगे ले जाती है और इसे वित्तीय तथा निक्षेप जैसे विशिष्ट वाणिज्यिक संबंधों पर लागू करती है। ये धारा मुख्य रूप से 3 प्रकार के व्यक्तियों पर विबंधन लगाती है: बिल ऑफ एक्सचेंज का स्वीकर्ता, निक्षेपी यानी बेली और अनुज्ञप्तिधारी। सबसे पहले बिल ऑफ एक्सचेंज का स्वीकर्ता उस बिल को लिखने वाले यानी ड्रॉअर के अधिकार को नकार नहीं सकता। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण अपवाद है। यदि बिल जाली फॉर्ज्ड है, तो स्वीकर्ता यह साबित कर सकता है कि बिल वास्तव में उस व्यक्ति द्वारा नहीं लिखा गया था जिसका नाम उस पर है। ये अपवाद धोखाधड़ी को रोकने के लिए आवश्यक है। दूसरा, निक्षेपी या अनुज्ञप्तिधारी उस निक्षेपकर्ता या अनुज्ञप्तिदाता के अधिकार को नकार नहीं सकता जिसने निक्षेप या अनुज्ञप्ति दी थी। ये भी एक प्रकार का संविदात्मक विबंधन है, लेकिन यहाँ भी एक अपवाद है। यदि निक्षेपी किसी तीसरे पक्ष को माल सौंपता है जिसका अधिकार निक्षेपकर्ता से श्रेष्ठ है, तो वो निक्षेपकर्ता के विरुद्ध उस तीसरे पक्ष के अधिकार को साबित कर सकता है। ये विशिष्ट प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि एक बार जब कोई व्यक्ति किसी संबंध को स्वीकार कर लेता है, तो वो बाद में उस संबंध के मूल आधार को चुनौती नहीं दे सकता। अब हमने विबंधन के तीनों मुख्य प्रावधानों को समझ लिया है, तो आइए इन सब का सार संक्षेप में देखते हैं। हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत विबंधन यानी एस्टॉपल के सिद्धांत का विस्तृत विश्लेषण किया है, और ये स्पष्ट है कि ये सिद्धांत हमारे कानूनी ढांचे में एक मौलिक भूमिका निभाता है। विबंधन का मूल सिद्धांत कानूनी कार्यवाही में निरंतरता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। हमने देखा कि विबंधन को 3 मुख्य धाराओं में संहिताबद्ध किया गया है। धारा 121 सामान्य विबंधन या प्रतिनिधित्व द्वारा विबंधन यानी एस्टॉपल बाय रिप्रेजेंटेशन को परिभाषित करती है, जो किसी व्यक्ति को उसके पूर्व कथन या कार्य पर निर्भर रहने वाले दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध अपने ही कथन को नकारने से रोकती है। ये विबंधन का व्यापक नियम है। इसके बाद धारा 122 किराएदार और अनुज्ञप्तिधारी के विबंधन को स्थापित करती है, जो अचल संपत्ति के संबंधों में स्थिरता लाती है। अंत में धारा 123 बिल ऑफ एक्सचेंज के स्वीकर्ता, निक्षेपी और अनुज्ञप्तिधारी के विबंधन को संबोधित करती है, जो वाणिज्यिक और संविदात्मक संबंधों को मजबूत करती है। ये महत्वपूर्ण है कि यद्यपि ये सिद्धांत पुराने हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में इनका संहिताकरण ये सुनिश्चित करता है कि आधुनिक भारतीय कानूनी परिदृश्य में भी इनकी प्रासंगिकता बनी रहे। ये विबंधन का सिद्धांत केवल एक साक्ष्य नियम नहीं है, बल्कि ये न्याय और इक्विटी का एक मूलभूत सिद्धांत है। अब मैं आपके प्रश्नों का स्वागत करता हूँ। हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत विबंधन के महत्वपूर्ण सिद्धांत पर चर्चा पूरी कर ली है। हमने देखा कि धारा 121, 122 और 123 किस प्रकार विबंधन के सामान्य नियम और उसकी विशिष्ट अनुप्रयोगों को परिभाषित करती हैं।
ये सिद्धांत कानूनी संबंधों में विश्वास और स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। मुझे उम्मीद है कि ये विश्लेषण आप सभी के लिए उपयोगी रहा होगा और आपने विबंधन के सार को गहराई से समझा होगा। अब मंच आपके लिए खुला है। यदि आपके मन में इस सिद्धांत के किसी भी पहलू, इसके अनुप्रयोग या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में इसके स्थान से संबंधित कोई प्रश्न या जिज्ञासा है, तो कृपया पूछें। हम इस विषय पर आगे चर्चा कर सकते हैं। आपकी सक्रिय भागीदारी के लिए धन्यवाद।